एग्रीकल्चर मंडी क्या होती है? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? राजस्थान के फार्मर्स को कौन से दो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इकोनॉमिक सेंस में आपको ये बात बतानी है। मैं कमिंग सर। बैठिए बैठिए बैठिए। सुरेंद्र जी, यस कंफर्टेबल है? यस सर। बोर्ड को अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने 12th मैंने सर पीसीएम से की है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद सर मैंने एमए हिस्ट्री की है वीएमयू कोटा से, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। और उसके आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो भी आईआईटी रुड़की से। यस सर। बाबू क्यों बनना चाहते हैं सिविल सेवा में आकर के? सर क्योंकि इस जॉब में मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा बचपन से ड्रीम भी रहा है और उसके अलावा मुझे लगता है कि मैं बेहतर आउटपुट दे सकता हूँ, तो इसलिए सर। ड्रीम भी रहा है और बेहतर आउटपुट दे सकते। कैसा आउटपुट? क्योंकि सर इस फील्ड में मुझे सर डाइवर्स फील्ड में काम करने को मिलेगा और उसके अलावा सर ये एक अच्छी जॉब है। ये सिर्फ आप जैसे कह रहे हो कि ये बाबू वो मैं वैसे मेरा मानना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक डाइवर्स फील्ड है, एक प्रतिष्ठित जॉब है। और जो कौन सी प्रतिष्ठित जॉब आपको लगती है? जो सर सिविल सर्विसेज में इसमें जॉब भी है सर। तो उसमें तो बहुत सारी सर्विसेज हैं। हाँ सर। तो आपको कौन सी अच्छी जॉब लगती है? मुझे सर सबसे अच्छी तो इसमें सर आरपीएस लगती है। अच्छा, आरपीएस लगती है। यस सर। आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस। यस सर। लेकिन आपने उसको सेकंड प्रेफरेंस दे रखा है। हाँ सर, क्योंकि मुझे इसमें अभी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो इसमें सर जो रूल्स है फ्लैट फुट को लेके उसमें मुझे सर डाउट है। अच्छा, फ्लैट फुट को लेकर के आपको डाउट है थोड़ा सा। अच्छा, तो सुरेंद्र जी, आईआईटी में तो ऐसा सुना जाता है कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। यस सर। समाज जहाँ एक तरफ पैसे को लेकर के और मटीरियलिज्म को तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, आप क्यों सिविल सेवा में आना चाह रहे हैं? क्योंकि सर तनख्वाह भी बहुत कम है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। जॉब सिक्योरिटी भले ही है, लेकिन तनख्वाह बहुत कम है। उतना तो आप आईआईटी से प्लेसमेंट लेकर के और भी बहुत अच्छी जगह कर सकते। प्लेसमेंट नहीं हुई क्या आपकी? प्लेसमेंट सर मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा, ट्राई ही नहीं किया। यस। अच्छा, अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं सर इसी की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, तैयारी ही करते जा रहे हैं। यस सर। 21 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ यस सर। और तब से तैयारी कर रहे हैं? तब उसके बाद सर मैंने बीच में एमए किया और बीच में सर मैं पार्ट टाइम जॉब्स की है, मैंने कंप्लीट जॉब नहीं की। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब करी। यस। अच्छा, तो सुरेंद्र जी, राजस्थान की मुख्य समस्याओं के बारे में ज़रा बताइए और इसका क्या समाधान होना चाहिए? राजस्थान की सर मुख्य समस्या है सबसे पहले तो सर की जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो उस लेवल पर नहीं हुआ है। उसके अलावा सर यहाँ पे संसाधनों की कमी है, जैसे पानी की कमी है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी कम है। उसके अलावा सर जो राजस्थान में मैं समस्या और बताना चाहूँ तो सर एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है। मेन मुझे ये समस्या। कैसे सुधार करेंगे इसको? इसमें सुधार करने के लिए सर सबसे पहले तो जो राइजिंग राजस्थान समिट ऐसे सर गवर्नमेंट की वो आयोजित करती है, उसमें जो वादे किए जाते हैं जो उनको धरातल पर उतारना, जो इससे जो क्या वो सॉरी सर, मैं 1 मिनट ले सकता? हाँ जी, हाँ जी। सर उसके लिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो निवेश है उनको आकर्षित करना और जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो राजस्थान में बढ़े। और संसाधनों के लिए जैसे सर अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट की है राम जल सेतु लिंक योजना, यमुना जल समझौता, उनको जल्द से जल्द क्रियान्वयन करना। और उसके अलावा सर एक ये भी समस्या है जो जेंडर इनइक्वलिटी राजस्थान में ज़्यादा है, उसके लिए जो महिलाओं के लिए स्पेशली योजनाएं लाना, जो जेंडर बजट है। सुरेंद्र जी, हाल ही में वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका का एक ऑपरेशन किया गया था। यस सर। क्यों किया गया था? क्या कारण था उसका? उसका सर यूएसए के द्वारा जो कारण दिया जाता है वो ये है कि वेनेजुएला का चाइना और रशिया की तरफ जो झुकाव था उस वजह से जो था, और वो जो वेनेजुएला देश है वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक है जियोग्राफिकली, तो उससे ये कारण दिया था अमेरिका ने अटैक करने का? नहीं सर, उनका जो मेन रीज़न वो ये भी था और उसके अलावा वो था कि जो वहाँ पे जो ऑयल फील्ड्स है, जो ऑयल कंपनीज़ है, वहाँ पे ट्रंप द्वारा कहा गया था कि वहाँ पर जो एक्सप्लोरेशन था वो अमेरिकन कंपनीज़ के द्वारा किया गया था, परंतु बाद में वेनेजुएला ने उनको अपने अधीन करके। और मुख्य कारण क्या था जिसकी वजह से वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया गया? मेजर कारण जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या रीज़न बता करके वेनेजुएला के जो चीफ थे उनको अमेरिका लाया गया था? उसमें सर जो ड्रग्स रिलेटेड था कि जो अमेरिकन ड्रग्स आ रहे हैं वो वहाँ पे वेनेजुएला से आ रहे हैं, वहाँ पे वो ड्रग कार्टेल्स उनकी वेनेजुएला की सरकार के अंडर फल फूल रही थी, उसका रीज़न दिया। थैंक यू सर।
सुरेंद्र जी, आपने ग्रेजुएशन किससे किया है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। बीटेक की डिग्री आपके पास है, बीई की डिग्री है? बीटेक की डिग्री से। बीटेक की डिग्री है और आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से किया है, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर टेक्नोलॉजी होती है वो ऐसे मान सकते हैं जो जो माइंड द्वारा डिज़ाइनिंग की जाती है, जैसे जो सर्किट हो गया, जैसे उसको डिज़ाइनिंग करना हो गया, वो टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। और उसको जो एक इंजीनियर एक उसका जो इक्विपमेंट बनाना, वो सर इंजीनियरिंग हो गया। साइंस फिर क्या है? साइंस सर एक थॉट प्रोसेस है जिसमें सर रिसर्च करके और नए नए इनोवेशंस किए जाते हैं। आपने बीटेक करने के बाद एमए किया है, एमए में क्या सब्जेक्ट था आपके? हिस्ट्री था सर। हिस्ट्री। तो अचानक आप आर्ट सब्जेक्ट पे कैसे आ गए? सर हिस्ट्री में मेरे बचपन से ही सर झुकाव था, रुझान था, क्योंकि जब मैं एक तो वैसे भी इन माय पर्सनल लाइफ भी मैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ रहा हूँ, और उसके अलावा भी सर जो हिस्ट्री सब्जेक्ट था मुझे फैसिनेटिंग लगता था। और उसके अलावा सर मेन रीज़न ये था कि मैं सिविल सर्विसेज की जब मैं तैयारी में आया, तो इसमें जो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होती है उसकी मुझे इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। जो मेरा वो बैकग्राउंड था टेक्निकल, वहाँ पे मैंने सर ऐसे सब्जेक्टिव आंसर्स की उतनी प्रैक्टिस नहीं हो रखी थी। उसके लिए मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट भी है और तब कि मुझे इसमें एमए कर लेनी चाहिए, जिससे मेरा वो इस फील्ड में भी मुझे बेहतर। तो इंटरेस्ट पूरा अंत में आकर क्यों किया आपने, शुरू से क्यों नहीं किया? क्योंकि सर शुरुआत में जब 12th में थे तब उतना जो मैं मैच्योर नहीं था, माइंड डेवलप नहीं था। और उसके अलावा सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही करती है कि आप अलग अलग फील्ड के सब्जेक्ट्स पढ़ पाओ, तो उसीलिए सर डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अच्छा, आपने साइंस भी पढ़ा है, आपने हिस्ट्री भी पढ़ा है, साइंस और हिस्ट्री में कोई सिमिलरिटी है? हाँ सर, क्या है? साइंस और हिस्ट्री में सबसे पहले ये सिमिलरिटी है कि जो हिस्ट्री है वो भी एक साइंस ही है। जो हिस्ट्री में उसमें जो डाटा पार्ट होता है वो पूरा साइंस होता है कि अब हम जो भी कोई इवेंट्स हुए पास्ट में उनको एनालिटिकल अप्रोच से, मॉडर्न तकनीक से उनका अध्ययन करें, विश्लेषण करें और उनमें जो रिलेशन है वो बिठाए, तो वो एक सर साइंटिफिक तो पार्ट है। आपके अनुसार हिस्ट्री साइंस है? हाँ, एक लिमिट तक सर साइंस हिस्ट्री लिमिट साइंस। वो कहाँ तय करेंगे आप बताएं? वो लिमिट सर उस डाटा पार्ट तक है। जो डाटा है उसके लिए साइंस है, पर उस जो डाटा का इंटरप्रिटेशन है वो सर एक आर्ट है। वो एक हिस्टोरियन है, वही कर सकता है। रोबोट क्या है? रोबोट सर एक वो ऐसी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर उसमें सर वो मानवीय बुद्धि नहीं, जिसमें वो भावना। जरूरी हो कि रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो? नहीं, जरूरी नहीं है सर। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो? सॉरी सर। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स सर ऐसी एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें जो ऐसे स्वचालित मशीनें तैयार की जाती है। कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच है ये? सर इंजीनियरिंग की तो मैकेनिकल कई सारी ब्रांच है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की नहीं है ये? नहीं सर, उसमें कंपोनेंट्स लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के भी। इसमें सर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो रोबोट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रोबोट को सर मैं एक ऐसे डिफाइन करूंगा जो ह्यूमन के हेल्पिंग के लिए एक ऐसी मशीन है जो ह्यूमन लाइक वर्क कर सके। किस तरह की मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है? ये सर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है। इलेक्ट्रो। इसमें न्यूटन की गति का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? इसमें सर न्यूटन की गति के तीनों सिद्धांत ही लागू होते हैं एक तरह से। कहाँ कहाँ पे कौन सा सिद्धांत लागू होता है बताएं? सबसे पहले उसको जो अगर वो स्थिर अवस्था से अगर वो मूव करेगा अपना हैंड, जो भी उसका मैकेनिकल पार्ट है जो मूविंग कर सकता है, तो वहाँ पे सर न्यूटन का फर्स्ट गति का नियम लगेगा। उसके अलावा सर अगर वो कुछ काम कर रहा है, बीच में उसको रुकना है, तो उसके लिए सर न्यूटन का सेकंड गति का नियम लगेगा। वो कैसे? क्योंकि सर न्यूटन का सेकंड गति का नियम आई गेस जहाँ तक मुझे सर याद आ रहा है वो यही था कि कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो तब तक नहीं रुकता जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया ये जाता। तो फर्स्ट लॉ है। सॉरी सर, मुझे एक सेकंड लॉ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। फिक्स्ड रोबोट क्या होते हैं? फिक्स्ड रोबोट ऐसे होते हैं जो सर एक जगह वहाँ पे स्थिर होते हैं, वहाँ से मूव नहीं करते। जैसे बहुत सारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वहाँ पे फिक्स जगह पे होता है, वहाँ पे जो जिस पे वर्क करता है वो वहाँ पे आते रहते हैं और उन पे वो काम। अभी ड्रग्स की बात हुई थी, ये ड्रग्स क्या हैं? ड्रग्स सर केमिकल्स ऐसे हैं जिनसे लोगों को साइको इफेक्टिव ऐसे मतलब कुछ जैसे। हर ड्रग साइको इफेक्ट क्रिएट करती है? नहीं सर, हर ड्रग्स नहीं करती साइको। किसी ऐसी ड्रग का नाम बताइए जो साइको इफेक्ट क्रिएट करती हो। जैसे हीरोइन हो गया। कहाँ से मिलती है ये? किसी प्लांट से मिलती है या केमिकल प्रोसेस से? ये केमिकल है सर। श्योर हैं आप? हाँ सर। थैंक यू। सुरेंद्र, आप मुझे ये बताएं कि स्टार्टअप कल्चर से आप क्या समझते हैं? स्टार्टअप कल्चर से मैम यही है कि कोई न्यू कंपनी स्टार्ट करना जीरो से। ठीक है, जो हायर एजुकेशन है, आपको नहीं लगता कि वो आज भी जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको जॉब ओरिएंटेड ही पढ़ाई करा रहे हैं?
यस और एक तरफ स्टार्टअप इकोसिस्टम चल रहा है, आपको नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में एक पैराडॉक्स सा क्रिएट होता जा रहा है? यस मैम, ऐसा अभी करंटली जो हायर एजुकेशन सिस्टम है हमारा इंडिया में, उसमें ऐसा सिस्टम है, पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ऐसा प्रावधान किए गए हैं जिससे कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो और वो खुद अपने आइडियाज़ इनोवेट कर पाए और स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर पाए। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो स्कीम्स भी चला रही है ताकि जो न्यू अगर स्टार्टअप कोई करना चाहे तो उसको इंसेंटिव्स देती है। ठीक है, आप बीकानेर के रहने वाले थे। यस जब आपने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की तो आप रुड़की गए। यस। तो जब आप बीकानेर से रुड़की गए तो आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिले दोनों शहरों में? सबसे मेजर डिफरेंस तो मैम वहाँ पे जो क्लाइमेट था, वहाँ पे जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है उनमें, जो क्योंकि बीकानेर है वो एक डेजर्ट एरिया है और जो रुड़की है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और एक वो गंगा कैनाल से है वो भी वहाँ से पास करती है, जो सबसे मेरे लिए यूनिक था। और कल्चरल डिफरेंस? कल्चरल डिफरेंस भी है मैम, क्योंकि यहाँ पे जो बीकानेर है वहाँ पे जो राजस्थानी भाषा थी, शैली थी और जो त्यौहार थे वो सब इस हिसाब से थे। और वहाँ पे मैंने रुड़की में वहाँ पे जो हिंदू लाइक फेस्टिवल्स है और मुस्लिम फेस्टिवल्स वो दोनों होते हैं यहाँ पे बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर से कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है, यस मैम। बता सकते हैं कौन कौन से? यस मैम, बीकानेर से फूड प्रोडक्ट्स में बीकानेर भुजिया है, उसके अलावा आर्ट में उस्ता कला, काशिदकारी है और मैम और मुझे इसके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि यूनिक है और इसको भी जीआई टैग मिलना चाहिए? यस मैम, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो बीकानेर में जो केर और सांगरी का जो अचार बनाया जाता है जो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, यस मैम। बताएं उसके बारे में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मैम ये स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को इंसेंटिव किया जाता है जो वहाँ का स्पेशल होता है, ताकि वहाँ के उसको एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिल सके। और बीकानेर से कोई ऐसा प्रोडक्ट? बीकानेर से मैम बीकानेर भुजिया। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि राजस्थान के फार्मर्स को कौन से दो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इकोनॉमिक सेंस में आपको ये बात बतानी है। तो उसमें मैम राजस्थान के सबसे फार्मर्स को दो जो चैलेंजेस है मेन, सबसे पहला तो मैम यही कि जो सिंचाई के साधन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सबसे मेजर यही चैलेंज है। और उसके अलावा जो दूसरा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, ज़मीन की ज़रूरत है, वो काफ़ी कम है। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इसको? उसके लिए मैम जो है जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और जो ड्रिप वाटर सिस्टम, जो इजराइल की जो तकनीक है सिंचाई की, उसको यहाँ पे राजस्थान में लाया जाना चाहिए और ऐसी फसलों को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनमें वाटर की कम नीड होती है और आउटपुट बेहतर होता है। टेक्नोलॉजी का और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मिंग के लिए? टेक्नोलॉजी का मैम इस्तेमाल और कर सकते हैं कि जहाँ यहाँ पे जो बहुत सारे किसानों को एक्चुअली उनके जो भूमि में है उनकी भूमि के स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं रहता है, तो उसकी जांच की जानी चाहिए, उन्हें स्पेशली बताना चाहिए साइंटिफिक वे में कि आपकी भूमि में कौन कौन से उर्वरकों की कमी है, कौन से एक्स्ट्रा है, तो आपको उस अकॉर्डिंग खाद देनी चाहिए। और उसके अलावा जो सिंचाई में मैंने बताया जैसे कि इजराइल की जो तकनीक है ड्रिप वाटर सिस्टम है वो लाया जाना चाहिए। और उसके अलावा जो कमर्शियल फसलें हैं, जो हाई वैल्यू वो फसलें क्रॉप्स है, उनको दिया जाना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में जो अनार की खेती है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में एक्स्ट्रा की जा रही है, उससे उनकी आमदनी बढ़ी है। सुरेंद्र जी, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती है, जिससे किसानों को एक अपनी जो फसल है उसकी न्यूनतम एक लागत मिल सके ताकि उन्हें नुकसान नहीं हो। एमएसपी ने क्या किसानों को एम्पावर किया है? कि एमएसपी एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, आज की डेट में हमारा किसान जो है वो पीड़ित है, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट? यस सर, एमएसपी ने किसानों को बहुत जहाँ हद तक एक राहत प्रदान की है, क्योंकि जो बाजार में भाव होते हैं वो कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्योंकि जैसे अभी जो जब किसान की फसल जब बेचने की टाइम आता है उस टाइम पर क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई होती है पर डिमांड उतनी नहीं होती, तो उस वजह से बाजार में भाव डाउन हो जाते हैं। परंतु ये एमएसपी है उनको एक गारंटी देती है कि उससे उनको एक मिनिमम प्राइस मिलेगा। एग्रीकल्चर मंडी क्या होती है? सॉरी सर, सुना नाम नहीं सुना? एग्रीकल्चरल मंडी? यस सर, सुना। एग्रीकल्चर मंडी सर ऐसी मंडी होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वहाँ पर बेचा जाता है, वहाँ पर उनकी सर नीलामी टाइप होती है। अच्छा, तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है? सरकार को लगाना चाहिए इसको? हाँ सर, क्योंकि जो किसान है उसकी अगर फसल की अगर एक से ज़्यादा लोग वहाँ पर डिमांड है उनकी, और जो नीलामी टाइप मैंने जैसे बताया कॉन्सेप्ट है, तो उससे उनको उचित मूल्य मिलेंगे। और जैसे गवर्नमेंट ई नाम मंडी भी संचालित कर रही है। अच्छा, ई नाम। अच्छा, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है सिविल सेवा में,
प्राथमिकताओं के ऊपर किन चीज़ पर सबसे ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे? प्राथमिकताओं में सबसे पहले मैं उसमें काम करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया जाना चाहिए। उसमें जो गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स होती है, आम लोगों को उसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है और वो उसका लाभ भी सही से नहीं ले पाते हैं, तो उसमें किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो इन स्कीम्स में वो पारदर्शिता भी बढ़ाई जानी चाहिए और उनमें इफेक्टिवनेस भी लानी चाहिए। उसके लिए जो डाटा है उनका सर्वे किया जाना चाहिए, उनके डाटा का एनालिटिकल विश्लेषण किया जाना चाहिए और जिस फील्ड में जहाँ पे ऐसा लगता है कि लैग कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट्स किए जाने चाहिए। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, कैसा रहा इंटरव्यू सुरेंद्र जी? उतना एक्सपेक्टेशन से कम था। बहुत मुस्कुराते हैं आप। ये सर नेचुरल हैबिट है। नेचुरल हैबिट है। यस सर। चलिए, ऐसे मुस्कुराने हुए अधिकारी हम लोग को भी चाहिए, ताकि समाज में सब मुस्कुराएंगे तो टेंशन होगा ही नहीं किसी को, है ना? सीरियस बातों पर भी मुस्कुरा देते हैं क्या आप? हाँ, मतलब मुझे पता भी नहीं चलता मैं कभी स्माइल कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली पूरे टाइम स्माइल ही करते रहता हूँ। ऐसे सीरियस बातों में मत मुस्कुराइएगा। सामाजिक मुद्दों पे अगर सीरियस बातों में मुस्कुरा देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब आप पोस्टिंग मिल जाएगी कल को आपको कहीं पर, और पोस्टिंग मिलने के बाद कल को आपसे बहुत कहीं का चोरी हो गई तो आप हंस थोड़े देंगे। हाँ। आपके मुख्यमंत्री आपके सामने बैठे हैं तो आप हंसेंगे तो अच्छा थोड़ा लगेगा। लेकिन ठीक है, आपकी स्माइल ऐसी चुभने वाली नहीं है, आपकी स्माइल बड़ी भोली सी है, तो ऐसा चुभने वाली स्माइल आपकी बिल्कुल भी नहीं लगी। चलिए, दूसरी बात ये कि जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता है उन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए, अन्यथा कैस करने की कोशिश मत करिए। बहुत शोर हो जाइए तब आप दीजिए। जैसे कि न्यूटन्स के लॉ के अंदर आपने सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ सब मिला करके आपने बता दिया, बड़ी हाजिर जवाबी दी आपने उस समय। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। दूसरी बात ये कि जो आता है वही बताइए, नहीं आता तो अननेसेसरी गैस वर्क मत करिए, क्योंकि ये इंटीग्रिटी का सवाल हो जाता है। आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा ना। बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये कि आपका पर्सनालिटी अच्छा लगा, हेयर स्टाइल थोड़ा कटवा लीजिएगा, बाल बढ़िया से, है ना? हाँ। बाल आगे की तरफ जुल्फें लटक रही थी तो वो भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये करवाना है। हाँ। दूसरी बात, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया एमएसपी को लेकर के, संवेदनशीलता के प्रश्नों के ऊपर आपने अच्छे आंसर दिए। सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए, पूरे सेंटेंसेस को बोल करके आधी बात बीच में खा जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। बाकी सुरेंद्र जी, यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे थोड़ा काम करते रहिए, अखबार पढ़िए, करंट अफेयर्स के मुद्दों को देख लीजिएगा। अभी 30 तारीख को इंटरव्यू है? नहीं, 30 को नहीं है। कब है इंटरव्यू आपका? मेरा 4 को है। 4 को है ना? हाँ। तो 3-4 दिन है अभी आप। हाँ सर। 3-4 दिन में करंट अफेयर्स को देख लीजिए, सोशल इश्यूज़ के मुद्दों को थोड़ा देख लीजिए, हिंदी अखबार थोड़ा पढ़िए। कौन सा अखबार पढ़ेंगे? हिंदी अखबार पढ़िए, ठीक है? तो अब क्योंकि इंटरव्यू भी आपका हिंदी में ही है, यस। तो अंग्रेजी से अच्छा है हिंदी अखबार में शब्दों के उच्चारण करिए, शब्द थोड़े आपके जबान पर बैठेंगे। हाँ सर। थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, मुझे मोस्टली ये अच्छा है, टाई बहुत, सही है। बहुत बढ़िया लग रहा है, और टाई भी अच्छी लग रही है, मैच कर रहा है सब कुछ। और हल्का सा अगर टाई को थोड़ा सा और चेंज करना चाहेंगे तो कुछ और कलर की देख सकते हैं, है ना? रेड ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। है ना? तो बाकी तो आई थिंक यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। जैसे आप लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो इंटरव्यू बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट के बाद आप मिलने आएंगे हमसे। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।